हेलो बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। इसमें जो भी बातें दी गई है वो लक्ष्मीकांत के द्वारा प्रकाशित राज्य व्यवस्था के पुस्तकों से ली गई है। हम लोग आज पंचायती राज और नगर निगम के बारे में जानेंगे। हम इसके मुख्य टॉपिक पे आते हैं। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। पंचायती राज विकास बलवंत राय मेहता समिति जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें निम्नलिखित है। पहला, 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन जुड़े होने चाहिए। दूसरा, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। तीसरा, सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। चौथा, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षक निकाय होना चाहिए। पांचवा, जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए। छठा, इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। सातवां, इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्य और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके। आठवां, भविष्य में विकास के और अधिक प्रत्यानयन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया और यह राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें, किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होना चाहिए। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में इस योजना को 1959 में लागू किया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया। यद्यपि 1960 दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की, फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या समिति और परिषद की सापेक्ष स्थिति
उनका कार्यालय, संगठन, कार्य, राजस्व और अन्य तरीकों में अंतर था। उदाहरण के लिए राजस्थान में त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई, जबकि तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई। पश्चिम बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति अपनाई। इसके अलावा राजस्थान आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति मजबूत थी, क्योंकि नियोजन और विकास की इकाई ब्लॉक थी, जबकि महाराष्ट्र गुजरात पद्धति में जिला परिषद शक्तिशाली थी, क्योंकि योजना और विकास की इकाई जिला थी। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की थी कुछ राज्यों में न्याय पंचायत की भी स्थापना की, जो छोटे दीवानी या अपराधियों के मामले के लिए थी। अध्ययन दल तथा समितियां। सन 1960 में पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली में विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन दल, समितियां तथा कार्यदल नियुक्त किए जाते रहे हैं। इसका विवरण आगे दिया गया है। अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की। इसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है। पहला, त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। जिला परिषद जिला स्तर पर और उससे नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूह होने चाहिए। दूसरा, राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षक में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। तीसरा, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। चौथा, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टी की आधिकारिक भागीदारी हो। पाँचवा, अपने आर्थिक स्रोत के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। छठा, जिला स्तर के अभिकरण और विधायकों से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुभेद समूहों के लिए आवंटित राशि उन तक पहुंच रही है अथवा नहीं। सातवां, राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अतिक्रमण करने की दशा में अतिक्रमण के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। आठवां, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए। नौवां, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। 10वां, विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देखभाल में होने चाहिए। 11वां, पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए। 12वां, पंचायती राज संस्थाओं के मामलों को देख रेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। 13वां, उसकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। 14वां, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत
यानी पवित्रता एवं महत्व के साथ ही सत्य सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। समिति का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए। जीबीके राव समिति ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जीबीके राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज में विच्छेदित हो गई है। विकास प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमज़ोर हो गई और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया। अतः समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिशें की, जो इस प्रकार थी। पहला, जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। यह कहा गया कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है तथा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंध के लिए कुछ मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए जो इस स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं। दूसरा, जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। तीसरा, प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। चौथा, एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा इसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभावी होना चाहिए। पाँचवा, पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होने चाहिए। यह पाया गया कि 11 राज्यों में एक अथवा अधिक स्तरों के लिए चुनाव समय से संपन्न नहीं कराए गए हैं। इस प्रकार समिति ने विकेंद्रित क्षेत्रीय प्रशासन की अपनी योजना में पंचायती राज को स्थानीय आयोजना एवं विकास में मुख्य भूमिका प्रदान की। यहाँ इसी बिंदु पर जीबीके राव समिति रिपोर्ट 1986, प्रखंड स्तरीय आयोजन का दांतवाला समिति 1978 तथा जिला आयोजन पर हनुमंत राव समिति रिपोर्ट 1984 से अलग है। दोनों समितियों में यह सुझाया गया था कि मूलभूत विकेंद्रित आयोजन का कार्य जिला स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए। हनुमंत राव समिति ने जिला अधिकारी अथवा किसी मंत्री के अधीन अलग जिला योजना निकायों की वकालत की थी। इन दोनों संदर्भ यानी मॉडल में जिला अधिकारी की विकेंद्रित आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। हालांकि समिति का कहना था कि विकेंद्रित आयोजन की इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को भी जोड़ा जाना चाहिए। समिति ने जिला स्तर पर सभी विकासात्मक एवं आयोजन गतिविधियों के लिए जिलाधिकारी को समन्वयक बनाने की अनुशंसा थी। इस प्रकार हनुमंत राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, अशोक मेहता समिति तथा अंत में जीबीके राव समिति से भिन्न अनुशंसाएं भी है, जिन्होंने एक जिलाधिकारी की विकासात्मक भूमिका को सीमित करने की अनुशंसा
की तथा विकासात्मक प्रशासन में पंचायती राज को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। LM सिंघवी समिति 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन ML सिंघवी की अध्यक्षता में किया। इसने निम्न सिफारिशें दी। पहला, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उसके संरक्षण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। इससे उसकी पहचान और विश्वसनीयता अनुल्लंघनीय होने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इसने पंचायती राज निकाय के नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक उपबंध की सलाह भी दी। दूसरा, गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। तीसरा, ग्राम पंचायतों को ज़्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन किया जाना। इसने ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया तथा इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। चौथा, गांव की पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पाँचवा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटित एवं उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकारों की स्थापना की जानी चाहिए। थुंगर समिति 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति PK थुंगर की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। इस समिति ने निम्न अनुशंसाएं की थी। जो पहला था, पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, गांव, प्रखंड एवं जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज। तीसरा, जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होनी चाहिए। इसे जिले में योजना निर्माण एवं विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। चौथा, पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। पाँचवा, एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। छठा, राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण तथा समन्वय समिति गठित होनी चाहिए। सातवां, पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। आठवां, पंचायती राज के 3 स्वरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होनी चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होनी चाहिए। नौवां, हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के पात्रता बिंदु तथा विधियां तय करेगा। 10वां, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होगा। गॉडगिल समिति 1988 में BN गॉडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में समिति ने निम्न अनुशंसाएं की थी। पहला, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दूसरा, गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। तीसरा, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए। चौथा, पंचायत के सभी 3 स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। पाँचवां, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। छठा, पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी
कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे तथा उन्हें कार्यान्वित करेंगे। 7वां, पंचायती राज संस्थाओं को कर यानी टैक्स तथा ड्यूट्स यानी लगाने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार होगा। 8वां, एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों को वित्त का आवंटन करे। 9वां, एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों के चुनाव संपन्न करवाए। गॉडगिल समिति की ये अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी। इस विधेयक का लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना। संवैधानिकीकरण। राजीव गांधी सरकार एम.एल. सिंघवी समिति की उपरांत अनुशंसाओं की प्रतिक्रिया राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। यद्यपि अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित किया, किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। वीपी सिंह सरकार। नवंबर 1989 में वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कार्यकाल संभाला और शीघ्र ही घोषणा की कि वह पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगी। जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं के मजबूत करने संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए वीपी सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के गिरने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त हो गया। नरसिम्हा राव सरकार। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकीकरण के मामले पर विचार किया। इसने प्रारंभ के विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम का महत्व। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया। इसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लिखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 न के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी। इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु है। यह अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। इस अधिनियम ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया, जिसमें कहा गया कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। यह अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया और इसे संविधान के अंतर्गत वाद योग्य हिस्से के अधीन लाया। दूसरे शब्दों में, इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार नई पंचायती राज पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकार संवैधानिक से बाध्य है। परिणाम स्वरूप पंचायत का गठन और नियमित अंतराल पर चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। इस अधिनियम के उपबंधों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, अनिवार्य और स्वैच्छिक।
अधिनियम के अनिवार्य हिस्से को पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए राज्य के कानून में शामिल किया जाना आवश्यक है। दूसरे भाग के स्वैच्छिक उपबंधों को राज्यों के स्वविवेकानुसार सम्मिलित किया जा सकता है। अतः स्वैच्छिक प्रावधान राज्य को नई पंचायती राज पद्धति को अपनाते समय भौगोलिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक तथ्यों को ध्यान में रखकर अपनाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। यह देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की एक क्रांतिकारी संकल्पना है। प्रमुख विशेषताएं। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, ग्राम सभा। यह अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली। इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, अर्थात ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत। अतः यह अधिनियम पूरे देश में पंचायत राज की संरचना में समरूपता लाता है। फिर भी ऐसा राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो को माध्यमिक स्तर पर पंचायतों में को गठन न करने की छूट देता है। सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव। गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। इसके अलावा माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जबकि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीकों से किए जाएंगे। सीटों का आरक्षण। यह अधिनियम प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपातों में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराता है। राज्य विधानमंडल गांव या अन्य स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण भी प्रदान करेगा। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, इनमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, 1/3 से कम न हो। इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा। यह अधिनियम विधानमंडल को इसके लिए भी अधिकृत करता है कि वह पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय में पिछड़े वर्गों के लिए किसी भी स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था करे। पंचायतों का कार्यकाल। यह अधिनियम सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित करता है, तथापि समय पूरा होने से पूर्व भी उसे विघटित किया जा सकता है। इसके बाद पंचायत गठन के लिए नए चुनाव होंगे। इसकी 5 वर्ष की अवधि खत्म होने से पूर्व या विघटित होने की दशा में इसके विघटित होने की तिथि से 6 माह खत्म होने की अवधि के अंदर, परंतु जहां शेष अवधि जिसमें भंग पंचायत काम करते रहती है 6 माह से कम है, ये वहां इस अवधि के लिए नई पंचायत का चुनाव आवश्यक नहीं होगा। यह भी है कि एक भंग पंचायत के स्थान पर गठित पंचायत जो भंग पंचायत की शेष अवधि के लिए गठित की गई है, वह भंग पंचायत की शेष अवधि तक ही कार्यरत रहेगी। दूसरे शब्दों में, एक पंचायत जो समय पूर्व भंग होने पर पुनर्गठित हुई है, वह पूरे 5 वर्ष की निर्धारित अवधि तक कार्यरत नहीं होती, बल्कि केवल बचे हुए समय के लिए कार्यरत होती है।
अनर्हता कोई भी व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं बन पाएगा यदि वह निम्न प्रकार से अनर्ह होगा। पहला, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के उद्देश्य से संबंधित राज्यों में उस समय प्रभावी कानून के अंतर्गत अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वे 25 वर्ष से कम आयु का है। यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है, अयोग्यता संबंधी सभी प्रश्न राज्य विधान द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को संदर्भित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदाताओं सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित है। उसकी सेवा शर्त और पदावधि भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित तरीके के अलावा अन्य किसी तरीके से नहीं हटाया जाएगा। उसकी नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तें में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका नुकसान हो। पंचायतों के चुनाव संबंधित सभी मामलों पर राज्य विधान कोई भी उपबंध बना सकता है। शक्तियाँ एवं कार्य राज्य विधानमंडल पंचायतों को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियाँ और अधिकार दे सकता है जिससे कि वह स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। इस तरह की योजना में उपयुक्त स्तर पर पंचायतों के अंतर्गत शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ प्रत्यापित की जाए जो निम्नलिखित से संबंधित है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करने से व आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के सौंप जाए कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, जिसमें 11वीं अनुसूची के 29 मामलों के सूत्र भी सम्मिलित है। वित्त राज्य विधानमंडल निम्न अधिकार रखता है। पंचायत को उपयुक्त कर चुंगी शुल्क लगाने और उसके संग्रहण के लिए प्राधिकृत कर सकता है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित करों, चुंगी, मार्ग कर और शुल्क पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। राज्य की समेकित नीति से पंचायतों को अनुदान सहायता देने के लिए उपबंध करता है। निधियों के गठन का उपबंध करेगा जिसमें पंचायतों को दिया गया सारा धन जमा होगा। वित्त आयोग राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। यह आयोग राज्यपाल को निम्न सिफारिश करेगा। पहला, सिद्धांतों जो नियंत्रित करेंगे राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुल करों, चुंगी, मार्ग कर एवं एकत्रित शुल्कों का राज्य और पंचायतों के बंटवारा व करों, चुंगी, मार्ग कर और शुल्कों का निर्धारण जो पंचायतों को सौंपे गए हैं। राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता। दूसरा, पंचायत की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक उपाय। तीसरा, राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपे जाने वाला कोई भी मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए हो। राज्य विधानमंडल आयोग की बनावट, इसके सदस्यों की आवश्यकता, अर्हता तथा उनके चुनने के तरीकों को निर्धारित कर सकता है। राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को की गई कार्यवाही रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में पंचायतों के पूरक स्रोत में वृद्धि के लिए राज्य की समेकित विधि आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देगा। राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर लेखा परीक्षण राज्य विधानमंडल पंचायतों के खातों की देखरेख और उनके परीक्षण के लिए प्रावधान बना सकता है। संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना
भारत का राष्ट्रपति किसी भी संघ, राज्य, क्षेत्र, अपवाद अथवा संशोधनों के साथ लागू करने के लिए निर्देश दे सकता है। छूट प्राप्त राज्य व क्षेत्र। यह कानून जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। इन क्षेत्रों के अंतर्गत उन राज्यों के अनुसूचित आदिवासी और क्षेत्रों में मणिपुर के उन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां जिला परिषद अस्तित्व में हो, पश्चिम बंगाल को दार्जिलिंग जिला एवं जहां पर दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद अस्तित्व में है। हालांकि संसद चाहे तो इस अधिनियम को ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों में लागू कर सकती है जो वह उचित समझे। वर्तमान कानून की निरंतरता एवं पंचायतों का अस्तित्व। पंचायतों से संबंधित राज्य के लिए सभी कानून प्रभावी रूप से इस अधिनियम के आरंभ होने से 1 वर्ष की अवधि खत्म होने तक लागू रहेंगे। दूसरे शब्दों में, कोई भी राज्य नए पंचायती राज कार्यक्रम को 24 अप्रैल 1993 के बाद अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के अंदर अपनाए, जो कि इस अधिनियम के शुरुआत की तारीख है। फिर भी यह कानून लागू होने से पूर्व यानी पंचायत अपनी अवधि खत्म होने तक कार्यकाल पूरा कर सकती है यदि वह राज्य विधान उससे पूर्व शीघ्र ही विघटित न कर दी जाए। इसके परिणाम स्वरूप 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार नई व्यवस्था अपनाने के लिए अधिकांश राज्यों ने 1993 एवं 1994 पंचायती राज अधिनियम पारित किए। चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। यह अधिनियम पंचायत के चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाती है। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र और इन निर्वाचन क्षेत्र में सीटों के आवंटन संबंधी मुद्दों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी पंचायत के चुनावों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी अथवा तरीके के अलावा चुनौती नहीं दी जाएगी। 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 29 कार्यात्मक विषय वस्तु समाहित है। पहला, कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है। दूसरा, भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण। तीसरा, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि विकास। चौथा, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मत्स्य पालन। पांचवा, मत्स्य उद्योग। छठा, वन जीवन तथा कृषि खेती वनों में। सातवां, लघु वन उत्पत्ति। आठवां, लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित है। नौवां, खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग। 10वां, ग्रामीण विकास। 11वां, पीने वाला पानी। 12वां, ईंधन तथा पशु चारा। 13वां, सड़कें, पुलों, तटों, जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन। 14वां, ग्रामीण विद्युत, जिसमें विद्युत विभाजन समाहित है। 15वां, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। 16वां, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 17वां, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय। 18वां, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। 19वां, वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा। 20वां, पुस्तकालय। 21वां, सांस्कृतिक कार्य। 22वां, बाजार एवं मेले। 23वां, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधित संस्थाएं, जिनमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा दवाखाने शामिल है। 24वां, पारिवारिक समृद्धि। 25वां, महिला एवं बाल विकास। 26वां, सामाजिक समृद्धि, जिसमें विकलांग व मानसिक रोगी की समृद्धि निहित है। 27वां, कमजोर वर्ग की समृद्धि, जिसमें विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग शामिल है। 28वां, लोक विभाजन पद्धति। 29वां, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान। अब हम संविधान के भाग 11 व 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य यानी बाध्यकारी एवं स्वैच्छिक, विवेकाधीन या वैकल्पिक उपबंधों प्रावधानों का पृथक पृथक विवेचन करेंगे। अनिवार्य प्रावधान।
पहला, एक गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का गठन। दूसरा, गांव स्तर पर पंचायत, माध्यमिक स्तर एवं जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना। तीसरा, तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। चौथा, प्राथमिक और जिला स्तर के मुख्य प्रमुखों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। पांचवा, पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। छठा, सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों यानी सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए आरक्षण। सातवां, सभी स्तरों पर यानी सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। आठवां, पंचायतों के साथ ही मध्यवर्ती एवं जिला निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए तथा किसी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह की अवधि के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए। 9वां, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। 10वां, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। स्वैच्छिक प्रावधान। पहला, विधानसभा एवं संसदीय के निर्वाचन क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायती राज संस्थाओं में संसद और विधानमंडल दोनों सदन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना। दूसरा, पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए स्थानों का आरक्षण। तीसरा, पंचायत स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सके, इस हेतु उन्हें अधिकार एवं शक्तियाँ देना। संक्षेप में उन्हें स्वायत्त निकाय बनाने के लिए। चौथा, पंचायतों को सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए शक्तियों और दायित्वों का प्रत्यायन और संविधान की 11वीं अनुसूची के 29 कार्यों में से सभी अथवा कुछ को संपन्न करना। पांचवा, पंचायत को वित्तीय अधिकार देना। अधिकार देना अर्थात उन्हें उचित कर, पथ कर और शुल्क आदि के आरोपण और संग्रहण के लिए प्राधिकृत करना। 1996 का पेशा अधिनियम विस्तार अधिनियम। 1996 का पेशा यानी विस्तार अधिनियम पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान यानी अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारित अधिनियम 1996 पारित किया, जिसे पेशा एक्ट अथवा विस्तार अधिनियम कहा जाता है। वर्तमान 2016 में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आते हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन 10 राज्यों में आपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन कर अपेक्षित अनुपालन कानून अधिनियम किए हैं। अधिनियम के उद्देश्य। पेशा अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, संविधान के भाग 9 में पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना। दूसरा, जनजाति जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना। तीसरा, सहायत्री लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना तथा ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना। चौथा, पारंपरिक परिपाटियों को सुसंगतता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना। पांचवा, जनजाति समुदायों की परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना। छठा, जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को विशिष्ट शक्तियों से युक्त करना। सातवां, उच्च स्तर पर पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियों एवं अधिकारों को छीनने से रोकना। अधिनियम की विशेषता। पेशा अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत
पर राज्य विधान वहाँ के प्रथागत कानूनों, सामाजिक एवं धार्मिक प्रचलनों तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन परिपाटी के लिए अनुरूप होगा। दूसरा, एक गांव के अंतर्गत एक समुदाय का वास स्थल अथवा वास स्थलों का एक समूह अथवा एक टोला अथवा टोलों का समूह होगा, वहाँ जहाँ वह समुदाय अपनी परंपराओं एवं रिवाजों के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा हो। तीसरा, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे लोग होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक सूची में दर्ज हो। चौथा, प्रत्येक ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं, उनकी संस्कृति, पहचान, सामुदायिक संसाधन तथा विवाद निवारण के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सक्षम होगी। प्रत्येक ग्राम सभा पहला, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देगी, इसके पहले कि वे ग्राम स्तरीय पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिए जाएं। दूसरा, गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान के लिए जिम्मेदार होगी। वही छठा, प्रत्येक पंचायत उपरोक्त योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए निधि में उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र ग्राम सभा से प्राप्त करेगी। सातवां, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान में भाग 9 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कुल सीटों के आधे से कम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त पंचायतों के हर स्तर पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगी। आठवां, जिन अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती स्तर की पंचायत या जिला स्तर की पंचायत में नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, किंतु नामित सदस्यों की संख्या पंचायत में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या के 1/10वें भाग से अधिक नहीं होगी। नौवां, अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के पहले अथवा अनुसूचित क्षेत्रों में इन परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापना अथवा पुनर्वास के पहले ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत से सलाह की जाएगी। हालांकि परियोजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य स्तर पर समन्वयकृत किया जाएगा। 10वां, अधिसूचित क्षेत्रों में लघु जल स्रोतों के लिए आयोजन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी उपयुक्त स्तर के पंचायत को दी जाएगी। 11वां, अनुसूचित क्षेत्रों में छोटे स्तर पर खनिजों का खनन संबंधी लाइसेंस अथवा खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 12वां, छोटे स्तर पर खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन के लिए रियायत प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। 13वां, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए अधिभार संपन्न बनाया जा रहा है, राज्य विधायिका यह सुनिश्चित करेगी कि उपयुक्त स्तर पर पंचायत तथा ग्राम सभा को पहला, किसी नशीले पदार्थ की बिक्री अथवा उपयोग को रोकने अथवा नियमित करने अथवा प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा। दूसरा, छोटे स्तर पर वन उपज पर स्वामित्व होगा। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि से अलगाव को रोकने की शक्ति होगी। साथ ही किसी अनुसूचित जनजाति की गैर कानूनी ढंग से बेदखली के पश्चात वापस भूमि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का अधिकार होगा। चौथा, ग्रामीण वार्ड बाजारों के प्रबंधन की शक्तियाँ होगी। 5वां, अनुसूचित जनजाति को पैसे उधार देने के मामले में नियंत्रण रखने की शक्ति होगी। 6ठा, सभी सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं एवं पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्तियाँ होगी। तथा 7वां, स्थानीय आयोजनाओं तथा ऐसी
आयोजनाओं जिनमें जनजाति उप आयोजनाएं शामिल है पर नियंत्रण की शक्ति होगी। 14 राज्य विधायन के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च स्तर की पंचायतें निचले स्तर किसी पंचायत या ग्राम सभा के अधिकारों का हनन अथवा उपयोग नहीं कर रही है। 15वां अनुसूचित क्षेत्रों में से जिला स्तर पर प्रशासकीय व्यवस्था बनाते समय राज्य विधायिका संविधान की 6ठी अनुसूची का अनुसरण करेगी। 16वां अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित किसी कानून का कोई प्रावधान यदि इस अधिनियम की संगति में नहीं है तो वह राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि के 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात लागू होने से रह जाएगा। हालांकि उक्त तिथि के तत्काल पहले अस्तित्व में रही सभी पंचायत अपने कार्यकाल की समाप्ति तक चलती रहेगी बशर्ते कि उन्हें राज्य विधायिका द्वारा पहले ही भंग न कर दिया जाए। पंचायती राज के वित्तीय स्रोत। भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 9 में पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय स्रोतों तथा उनकी वित्तीय शक्तियों को निम्नलिखित रूप में संक्षेपित किया है। पहला, संविधान के 4थे खंड का बड़ा हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं के संरचनात्मक शक्तिकरण के बारे में है, लेकिन स्वायत्तता तथा अपने ऊपर निर्भर संस्थाओं की कार्यकुशलता उनकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है, उनके अपने संसाधन जुटाने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। साधारणतः हमारे देश में पंचायतें निम्नलिखित तरीके में राजस्व एकत्र करती है। पहला, संविधान की धारा 280 के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान। दूसरा, संविधान धारा 243(1) के अनुसार राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। तीसरा, राज्य सरकार से प्राप्त कर्ज या अनुदान। चौथा, केंद्र द्वारा आयोजित योजनाओं तथा अतिरिक्त केंद्रीय मदद के नाम पर कार्यक्रम केंद्रित आवंटन। पांचवा, आंतरिक स्थानीय स्तर पर संसाधन निर्माण यानी कर तथा गैर कर। दूसरा, देश भर में राज्यों में पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। पंचायतों के अपने संसाधन अत्यल्प है। केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु वे राज्य हैं जिन्हें पंचायत सशक्तिकरण के मामले में अग्रणी समझा जाता है, लेकिन वहाँ भी पंचायतें सरकारी अनुदान पर अत्यधिक निर्भर है। इसके बारे में कोई निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला, पंचायतें आंतरिक संसाधन जुटाने में कमज़ोर है। यह एक हद तक एक छीन कर के कारण तो है ही, लेकिन यह पंचायत के कर संग्रहण में। दूसरा, पंचायत अनुदान के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार पर अत्यधिक निर्भर है। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों का बहुलांश विशेष योजना पर केंद्रित है। पंचायत को समिति अधिकार है, व्यय के मामले में भी उन्हें सीमित अधिकार है। चौथा, राज्यों की गंभीर वित्तीय स्थिति के कारण राज्य सरकार को पंचायतों को वित्त आवंटित करने में अनिच्छा हो रही है। पांचवा, 11वीं अनुसूचित के अहम विषयों प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जलापूर्ति, स्वच्छता तथा लघु सिंचाई आदि से संबंधित योजनाओं तथा उन पर होने वाले व्यय पर आज भी राज्य सरकार ही सीधे जिम्मेदार है। छठा, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पंचायतों के पास जिम्मेदारी बहुत है पर संसाधन बेहद कम है। तीसरा, हालांकि केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा हस्तांतरित वित्त पंचायत को प्राप्त होने वाली राशि का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, परंतु पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वयं द्वारा संग्रहित संसाधन उनके वित्तीय आधार का मूल है। प्रश्न केवल संसाधनों का नहीं है। स्थानीय कर व्यवस्था की मौजूदगी इस चुनी गई संस्था में जन भागीदारी सुनिश्चित करती है। इससे पंचायती राज संस्था नागरिकों को प्रति जवाबदेही बनती है।
चौथा, अपने संसाधनों के संग्रहण के मामले में ग्राम पंचायत तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है क्योंकि उनकी अपनी भी कर व्यवस्था है, जबकि पंचायती राज के दो अन्य स्तर अपने संसाधन जुटाने के मामले में पूरी तरह से टोल करों, फीस तथा गैर कर राजस्व पर निर्भर है। पांचवा, पंचायती राज अधिनियम ने ग्राम पंचायतों को अधिकांश कराधान के अधिकार दे रखे हैं। माध्यमिक तथा जिला पंचायतों की कर व्यवस्था काफ़ी लघु रखी गई है, जो कि द्वितीयक क्षेत्रों में जैसे कि बाजार, जल तथा संरक्षण सेवाएं, वाहनों का पंजीकरण, स्टैंप ड्यूटी पर तथा अन्य तक सीमित होते हैं। छठा, कई राज्यों के विधायनों के अध्ययन के संकेत मिलता है कि कई तरह के कर, शुल्क, मार्ग कर तथा फीस ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इनमें अन्य चीज़ों के अलावा चुंगी, संपत्ति या आवास कर, पेशाकार भूमि कर के वाहनों पर लगने वाले कर यानी मार्ग कर, मनोरंजन कर, लाइसेंस फीस, गैर कृषि भूमि पर कर, मवेशी पंजीकरण फीस, स्वच्छता या जल निवास या संरक्षण कर, दे जल कर, प्रकाश कर, शिक्षा शुल्क तथा मेलों त्योहारों पर कर आते हैं। अप्रभावी निष्पादन के कारण 73वें विधेयक 1992 के जरिए संवैधानिक स्थिति तथा सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं का काम संतोषजनक और आशानुकूल नहीं रहा। यह निम्न स्तरीय निष्पादन के कारण है। पहला, पर्याप्त हस्तांतरण का अभाव। अधिकतर क्षेत्रों में कार्य फंड तथा कार्यकारिणी के हस्तांतरण के पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं ताकि पंचायती राज संस्थाएं अपनी संविधान निर्धारित प्रक्रियाएं संपन्न कर सके। आगे, यह जरूरी है कि पंचायतों के पास अपनी जिम्मेदारी का पूरा करने लायक संसाधन हो। जहां तक एक और राज्य वित्त आयोग ने अपनी अनुशंसाएं भेज दी है, वहीं दूसरी ओर बहुत कम ही राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के कदम उठाए। दूसरा, नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण। कुछ राज्यों में ग्राम पंचायतों के अधीनस्थ स्थान दे दिया गया है, इसलिए ग्राम पंचायतों के सरपंच का आश्चर्यजनक रूप में अधिक समय प्रखंड कार्यालयों में फंड और या तकनीकी अनुमोदन के लिए जाना पड़ता है। प्रखंड कार्यालय के कर्मचारियों के साथ काम करने से चुने गए प्रतिनिधि के रूप में सरपंचों की भूमिका पर आंच आती है। तीसरा, फंडों की प्रकृति। इसके दो निहित है। कुछ परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियां या कार्य जिले के सभी हिस्सों के लिए अनुकूल नहीं है। इसका नतीजा होता है गैर जरूरी कार्यान्वयन या निधि राशि का अधूरा व्यय। चौथा, सरकारी निधि का अत्यधिक निर्भरता। प्राप्त निधि तथा स्वसंगृहित निधि की समीक्षा से देखा गया है कि पंचायतें सरकारी निधि व्यय पर लगभग पूरी तरह निर्भर है। जब पंचायतें संसाधन एवं स्वयं संगृहित नहीं करती तो आत्मनिर्भरता नहीं होती और बाहर से निधि प्राप्त करती है तो जनता निधि व्यय के सामाजिक अंकेक्षण के लिए नहीं करेगी। पांचवा, वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा। एक महत्वपूर्ण शक्ति जो ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की गई है वह है संपत्ति पर कर लगाने की शक्ति। व्यापार, बाजार, मेला और अन्य उपलब्ध सेवाओं के लिए भी कराधान, जैसे सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था। आज के सेशन सत्र के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करके हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए ऐसा लाते रहें। थैंक यू एवरीवन। बहुत कम ही पंचायतों पर लगाने
तथा वसूलने के अपने वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करती है। पंचायतें यह तर्क पेश करती है कि जब आप खुद लोगों के बीच रहते हैं तो उनसे कर वसूलना कठिन काम है। छठा, ग्राम सभा की स्थिति। ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा वंचित समूहों की भागीदारी के मामले में एक सशक्त भावकारी हथियार है, लेकिन कई राज्यों के एक्ट ग्राम सभाओं के अधिकारों को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, न ही उन सभाओं के प्रक्रिया को निर्दिष्ट कार्यविधि को स्पष्ट किया गया है। अधिकारों को दंड देने की व्यवस्था के बारे में भी समिष्ट नहीं है। समानांतर निकायों का गठन। प्रायः समानांतर निकायों को त्वरित कार्यान्वयन तथा बेहतर जवाबदेही की आशा में गठित किया जाता है। हालांकि न के बराबर प्रमाण है कि ऐसी समानांतर निकाय स्वयं की विकृतियों तथा पक्षपाती राजनीतिक लूट की बंदरवांट, भ्रष्टाचार तथा संप्रभुताएं द्वारा कब्जे आदि के मुक्त